कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि इन सभी टॉपिक से जितने भी पूछे गए हैं उसी के आधार पर आने वाले एग्जाम में हम लोग ऑब्जेक्टिव के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है। सवाल नंबर आपका फर्स्ट है कि पी आघूर्ण वाले एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो बताइए कि उस पर बल आघूर्ण जो है, आप चाहे तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। बल आघूर्ण का पूछ रहा है फार्मूला। इसमें पूछ रहा है कि आपका पी आघूर्ण है, ठीक है, जो आघूर्ण है पी आघूर्ण है, इसका आघूर्ण का फार्मूला पूछ रहा है। कह रहा है पी वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई और तीव्रता वाले विद्युत ये क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क का मान क्या होगा। देखिए, यानी कहने का मतलब है ये दिया हुआ है, आघूर्ण दिया हुआ है और विद्युतीय क्षेत्र ई है, तो पूछ रहा है कि इस पर जो टॉर्क लगेगा, जो बल आघूर्ण लगेगा, इसको बोला जाता है टॉर्क। जो टॉर्क का जो वैल्यू होगा कितना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं। देखिए, टॉ जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, ये जो आघूर्ण होता है पी है और यहाँ पर पूछ रहा है टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ये जो ये आघूर्ण है, ये आघूर्ण इंटू में इसका जो है वैद्युत क्षेत्र से हम लोग गुना कर देंगे, और गुना करेंगे तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और ये दोनों क्या है, ये दोनों वेक्टर है, तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट यदि देखा जाए तो पी ई साइन थीटा भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। अच्छा, यदि से यहीं पे एक और ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि यदि P और E जो है, ठीक है, P और E जो है आपस में क्या है, लंबवत है। क्या है, आपस में लंबवत है, तो बताइए कि टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। यानी टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो लंबवत है, यानी इसका मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछेगा कि यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क का मान ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया 90 डिग्री, तो यहाँ से PE के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि टॉ मैक्स इक्वल टू क्या होगा, तो PE के बराबर हो जाता है। कब होता है, जब दोनों जो है लंबवत होता है तब। तो इस सवाल का जो आंसर है P क्रॉस E होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ए इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर है। अगेन देख लीजिए, अगेन आपका क्या है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगेन आपका क्या है, अगेन आपका सवाल है कि दिए गए चित्र में ए और बी के बीच समतुल धारिता का मान ज्ञात करें। देखिए, दिए गए चित्र में जो है ए और बी के बीच समतुल धारिता पूछ रहा है, जो समतुल धारिता का मान होगा क्या होगा। आपका फिगर में क्या दिया हुआ है देख सकते हैं। आपका जो है फिगर में यहाँ पर देख लिए जाए, यहाँ पर आपका ऐसे है, ये धारिता दिया हुआ है और इसके पैरेलल में एक और जो है रेजिस्टेंस लगा दिया है। रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ जो है आपका 6 माइक्रोफैराड है। देखिए, इस टाइप के सवाल जनरली पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी 6 माइक्रोफैराड है और यहाँ पे जो है दो पॉइंट है, इसके बीच में ए और बी के बीच में आपसे पूछ रहा है समतुल धारिता। तो जरा ये बताइए, ये क्या है, सीरीज में है। जब सीरीज में धारिता रहता है कैपेसिटर, तो समतुल निकालने के लिए देखिए, यहाँ से इन दोनों के लिए समतुल निकालेंगे तो 1/6 प्लस 1/6 श्रेणी में क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसको क्या करेंगे, 6 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, ये आपका 2/3 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। तो वहां से क्या हो जाएगा, 3 मतलब कटेगा तो 1/3, इसको चेंज कर देंगे तो कितना आएगा, 3 हो गया। ऊपर करेंगे तो ये इसके लिए क्या हो गया, ये जो आपका है, ये दोनों के लिए समतुल धारिता 3 माइक्रोफैराड आ गया। और यहाँ से देखा जाए क्या है, 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड है और पॉइंट क्या है, बी है। अब देखिए दोनों क्या है, पैरेलल में है। जब पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ रहता है तो हम लोग समतुल यदि निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट का यदि वैल्यू निकालते हैं, तो डायरेक्ट C1 प्लस में C2 किया जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 6 माइक्रोफैराड और प्लस में 3 माइक्रोफैराड प्लस में 6 माइक्रोफैराड, क्या हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर आपका होगा, इस सवाल का जो आंसर होगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस सवाल का आंसर जो है सी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, सी इज करेक्ट आंसर। तो 9 माइक्रोफैराड, तो इस सवाल का जो आंसर है सी है। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए अब अगेन सवाल हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 आपका है
सवाल नंबर 3 आपका है कि विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर क्या होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति देखा जाए तो जनरली आपका सवाल नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। सवाल नंबर आपका 3 है विद्युत परिपथ की पावर। विद्युत परिपथ की पावर यानी शक्ति बराबर क्या होता है। तो जानकारी के लिए बता दें कि जो पावर है P से डिनोट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, R होता है। और यहाँ से एक और पॉइंट यदि नोट किया जाए, V इक्वल टू क्या होता है, आयर होता है। अब यहाँ से V का वैल्यू यदि रखेंगे हम यहाँ पे V का वैल्यू, इसमें यदि पुट कीजिए V का वैल्यू तो V इक्वल टू आयर होता है। V के जगह पर A स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए और यहाँ से R कीजिए तो R स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ से R ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये दो को है, ये कैंसिल होगा तो यहाँ से आई स्क्वायर R भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से आई स्क्वायर R भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक पॉइंट और देख लिया जाए, एक पॉइंट और यहाँ पे याद किया जाए तो यहाँ से I को इंटरचेंज कीजिए, ठीक है, या R का वैल्यू यहाँ पे लिखिए। R का वैल्यू यदि लिखना चाहे R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में I हो जाएगा। R का वैल्यू यहाँ से दिखेगा तो अगर चेंज कीजिएगा तो V इंटू आई। तो ये 3 फार्मूला जो है आप लोग चाहे तो इसे लिख लीजिएगा। तो आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट में क्या V इंटू आर है, सेकेंड में V स्क्वायर इंटू आर है, थर्ड में क्या V स्क्वायर अपॉन में R। तो इस सवाल का जो आंसर है C इज करेक्ट आंसर। ठीक है, C इज करेक्ट आंसर देखिए, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में। तो चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन आपका सवाल क्या है, अगेन आपका सवाल है चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा क्या होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जानते हैं कि हम लोग, सवाल नंबर 4 F इक्वल टू क्यू बी वी साइन थीटा, ये हम लोग जानते हैं। और ये पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, यही तो पूछ रहा है, ये V का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से V इक्वल टू यदि हम निकाले तो एंगल को छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा। अच्छा, F क्या है, F फोर्स है, तो फोर्स का मात्रा क्या हो जाता है, न्यूटन होता है। अच्छा, न्यूटन, तो न्यूटन का क्या होता है, ML T-2 होता है। और Q बराबर क्या होता है, IT, तो इसको AT बोल लेंगे क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है। इसका लिखिएगा तो A और T होगा ना, डायमेंशन फार्मूला बिल्कुल होगा। अब देखिए V क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला देखिएगा तो मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट होता है, तो L माइनस T1 हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा। तो इसको यदि लिखना चाहिएगा, इसको LT-1, देखिए एगो प्लस एगो माइनस, ये चले जाएगा घर, ठीक है। और यहाँ L से L एक कैंसिल हो जाएगा। यदि लिखना चाहे MLT-2, यहाँ क्या बचेगा, A बचेगा, यहाँ L बचेगा, A से L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, यहाँ से A बचा है। तो यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं L नहीं है तो इसको 0 लिख दीजिए, T के पावर -2, और A प्लस में है तो ऊपर चल जाएगा माइनस में, चाहे तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस सवाल का ऑप्शन पहले देख लीजिए, I के पावर -1 है, M है, L के पावर 0 है और T के पावर -2 है, यही तो हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर, सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 4 था, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका A इज करेक्ट आंसर। चलिए आप लोग चाहे तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका सवाल क्या है भाई, अगेन आपका सवाल है लॉरेंज का नियम किससे संबंधित है। लॉरेंज का नियम किससे संबंधित है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। लॉरेंज लॉ क्या होता है, ठीक है, लॉरेंज, ठीक है, का नियम, देखिए लॉरेंज का नियम क्या कहता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लिया जाए कि एक कोई चुंबक है, ये नॉर्थ है और आपका क्या है, साउथ पोल है। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से चुंबक के बाहर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे निकलती है। अब यदि यहाँ पे हम एक कुंडली कंसीडर करें कि ये आपका जो है कि कुंडली है, अब यहाँ नॉर्थ है और यहाँ क्या है, साउथ है। अब एक कुंडली के अंदर इस छोटे सा चुंबक छड़ को हम अंदर ले जाएंगे, इसके अंदर ले जाएंगे ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय बल रेखा जो है इसके अंदर जाएगा। जितना ऐसे पास ले जाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर जाएगा। अब इसके अंदर जाने का कारण क्या होता है, फ्लक्स के मान में, इसमें क्या होता है, फ्लक्स के वैल्यू में जो फ्लक्स होता है फाई, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के वैल्यू में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी चेंजिंग होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में जब इसका चेंजिंग होता है तो इसके कारण जो उत्पन्न होता है
ईएमएफ का मतलब वैद्युत वाहक बल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित होता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का क्या काम है, ये धारा को प्रेरित करता है। किसका प्रेरित करता है, और धारा का क्या करता है, प्रेरित करता है, धारा का प्रेरित करता है। एक बार फिर से समझिए, मान लिया जाए कि ये थोड़ा सा क्षण चुंबक लिए हैं, और क्षण चुंबक के बाद यहाँ पे कुंडली लिया गया है, और इस क्षण चुंबक को, ठीक है, ये छोटा सा चुंबक को इस कुंडली में हम ले जाएंगे, तो चुंबकीय बल रेखा जो होगा इसके मान में परिवर्तन होगा। जैसे जैसे पास ले जाएंगे वैसे ही इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मान लीजिए कि अभी 4 को बनाए थे, तो ऐसे 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 यहाँ पर, और इसके अंदर ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा के मान में परिवर्तन होगा, जिसके कारण क्या उत्पन्न होगा, ये फ्लक्स का मान में क्या होगा, चेंजिंग होगा। अब जब फ्लक्स के मान में चेंजिंग होगा, तो इसके कारण इसमें क्या होगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, ये डेवलप होगा, इसमें प्रेरित होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रेरित होगा। अब विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के कारण इसमें क्या होगा, धारा को प्रेरित करेगा, बहने के लिए, धारा को फ्लो होने के लिए प्रेरित करेगा। अब ये कहता है, लेंज लॉ ये कहता है कि धारा का डायरेक्शन जो होगा किस ओर होगा। तो धारा का डायरेक्शन किस ओर होगा, इसको समझिएगा। ये देखिए नॉर्थ पोल यहां से है, धारा का डायरेक्शन किस ओर होगा, तो लेंज लॉ कहता है जिसके कारण इसमें धारा का उत्पन्न हुआ है, उसी के कारण का, यानी उसी के कारण का विरोध करता है। यहाँ किसके कारण है, देखिए यहाँ नॉर्थ है, तो यहाँ नॉर्थ जो है आपका उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर कुंडली में जो है नॉर्थ पोल उत्पन्न होता है, और यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, कुंडली जो है, कुंडली में ये जो है चुंबक क्षण जो है आ रहा है, तो इसको विरोध करेगा, तो ये कुंडली चाहेगा इधर दूर हटे, तो इसीलिए नॉर्थ और नॉर्थ यहाँ पे जनरेट हुआ, ये विरोध कर रहा है। और धारा का डायरेक्शन किस ओर होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो धारा है, एन ऐसे लिख दिए, और एन को ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, और ई एन को ऐसे बढ़ा दिए, यानी कहने का मतलब है इस कुंडली में धारा जो प्रवाहित होगा, देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे प्रवाहित होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये धारा इसमें प्रवाहित होगा। तो वहां पर इसके अंदर में एन लिख देंगे, ठीक है। तो जिसके कारण धारा उत्पन्न हुआ उस कारण का क्या करता है, विरोध करता है। अब इसमें क्या कैसा धारा होगा भाई, ये ऐसे जा रहा है, तो इसमें धारा जो होगा ऐसे, ठीक है, कुंडली में उत्पन्न होगा, तो यही कहलाता है लेंज लॉ। अब तो इसमें देखिए क्या हुआ, यांत्रिक वर्क किए, ठीक है, मैकेनिकल वर्क किए हमने, ठीक है। ये कुंडली में ऐसे जो है इस क्षण चुंबक को ले गए, क्षण चुंबक ले जाने के बाद इसमें हो गया धारा के मान में परिवर्तन हो गया, यानी धारा उत्पन्न हुआ ईएमएफ के कारण। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया, तो किसके संरक्षण के कार्य कर रहा है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। तो इसीलिए जो है लेंज लॉ का नियम जो है किसके सिद्धांत पर